नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे पास कई अलग-अलग स्रोतों से जानकारी आई है। पर्यावरण है, तकनीक है, फिर देखिए भू राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, काफी कुछ है। जी हाँ, वन्यजीव संरक्षण और शासन प्रशासन भी एक मिला-जुला पिटारा है आज। बिल्कुल। और हमारा इरादा ये है कि इन सब में से जो सबसे अहम जानकारी है या जो चौंकाने वाले तथ्य हैं, उन्हें निकाला जाए। ताकि कम समय में एक गहरी समझ बन सके, है ना? हाँ, वही कोशिश है। तो कहाँ से शुरू करें? एक तरफ तो वो ई कचरे वाला आंकड़ा है, 2017-18 से 150% बढ़ोतरी। सोचिए जरा। और दूसरी तरफ वो मध्य पूर्व में शांति की एक नई कोशिश वाली खबर, वो भी काफी अहम है। सही बात है। चलिए पहले ई कचरे की ही बात करते हैं। ये आंकड़े वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। 2.2 मिलियन मीट्रिक टन सालाना, ये भारत को दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक बना देता है, चीन और अमेरिका के ठीक बाद। और जो आपने बढ़ोतरी की बात की, 150%, वो तो बहुत तेजी से हुआ है। मतलब 2017-18 में 0.71 मिलियन टन था और अब 2.2 मिलियन टन। हाँ, और इसके जो हॉटस्पॉट्स हैं, शहरी इलाके जैसे दिल्ली में सीलमपुर, मुस्तफाबाद, फिर यूपी में मुरादाबाद, महाराष्ट्र में भिवंडी, कहते हैं देश का 60% से ज्यादा ई कचरा यहीं पहुंचता है। और ये समझना भी जरूरी है कि ई कचरा मतलब क्या। ये हमारे रोजमर्रा के सामान है, पुराने कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, फ्रिज, एसी। हाँ, चार्जर, केबल, सब कुछ। जी, जब तक चलते हैं तब तक ठीक, लेकिन बेकार होने पे ये खतरनाक हो जाते हैं। इनमें सीसा, पारा, कैडमियम, इस तरह की जहरीली भारी धातुएं होती हैं। और यहीं पे वो क्या कहते हैं, अजीब सी स्थिति दिखती है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे पास 322 रजिस्टर्ड रिसाइकलिंग यूनिट हैं। हाँ, जिनकी कुल क्षमता करीब 2.2 मिलियन टन ही है। तो सुनने में लगता है कि क्षमता तो है, फिर भी 2023-24 में सिर्फ 43% ही ठीक से प्रोसेस हो पाया। बिल्कुल। इसका मतलब हुआ कि आधे से ज्यादा, करीब 57% ई कचरा वो या तो कबाड़ी वालों के पास जा रहा है अनौपचारिक तरीके से। या फिर यूं ही कहीं पड़ा है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये तो बड़ी चुनौती है। हाँ, और इसके जो नतीजे हैं वो बहुत गंभीर हैं। मतलब ये सिर्फ कचरे का ढेर नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए खतरा है, पर्यावरण के लिए खतरा है और अर्थव्यवस्था के लिए भी। स्वास्थ्य के लिए कैसे? देखिए, जो लोग इसे अनौपचारिक तरीके से तोड़ते फोड़ते हैं, जलाते हैं, अक्सर बिना किसी सुरक्षा के, उनमें सांस की बीमारियां, नर्वस सिस्टम को नुकसान, त्वचा और आंखों की दिक्कतें, ये सब आम है। और इसमें बच्चे भी शामिल होते हैं कई बार। हाँ, दुख की बात है कि हाशिए पर रहने वाले समुदाय और बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। कुछ स्टडीज तो डीएनए डैमेज और इम्यूनिटी पर असर की बात भी करती हैं। बाप रे। और पर्यावरण पर क्या असर होता है? पर्यावरण पर भी देखिए, जब इसे खुले में जलाते हैं तो हवा में जहरीले कण फैलते हैं। भारी धातु हैं, डाइऑक्सिन, ये सब हवा को प्रदूषित करते हैं। और जब इसे जमीन पर फेंकते हैं या एसिड से धोते हैं तो वो जहरीले केमिकल्स रिसकर जमीन के नीचे पानी में मिल जाते हैं। हमारा भूजल, वही पानी जो हम पीते हैं या खेतों में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, सब दूषित होता है। और फिर ये जहरीले तत्व मिट्टी में जमा होते हैं, फसलों में आते हैं, जानवरों के चारे में जाते हैं, पूरी फूड चेन में घुस जाते हैं। मतलब ये तो एक चक्रव्यूह जैसा है। हाँ, और मिट्टी की अपनी सेहत भी खराब होती है। जो फायदेमंद सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी मर जाते हैं, उर्वरता कम हो जाती है। और आपने अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया था। जी, एक तो ये जो खतरनाक तरीके से रिसाइकलिंग होती है, ये लोगों की जान जोखिम में डालती है। दूसरा, ये सही तरीके से सुरक्षित ग्रीन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को पनपने नहीं देती। अच्छा। और एक और बात, पुराने कंप्यूटर, मोबाइल में हमारा कितना डेटा होता है, अगर इन्हें ठीक से नष्ट न किया जाए तो उस डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। पहचान की चोरी, फ्रॉड, इसका भी खतरा रहता है। ये तो सोचा ही नहीं। अच्छा, सरकार ने कुछ नियम तो बनाए हैं ना इससे निपटने के लिए? वो 2016 वाले नियम थे शायद, ईपीआर वाले। हाँ, ये कचरा प्रबंधन नियम 2016, उसमें विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व यानी ईपीआर की बात थी। मतलब जो कंपनी बनाएगी उसी की जिम्मेदारी होगी उसे वापस लेने और रिसाइकिल करवाने की। और उसके लिए वो पीआरओज भी बनाए गए थे, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। जी बिल्कुल। फिर 2023 और 2024 में भी कुछ बदलाव हुए, रेफ्रिजरेंट को लेकर, ईपीआर सर्टिफिकेट ट्रेडिंग को लेकर, और 2025 में भी कुछ नए नियम आए हैं। लेकिन यहाँ बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है कि इन सब नियमों के बावजूद असली चुनौती क्या है? जमीन पर क्या हो रहा है?
सही पकड़ा। चुनौतियां कई हैं। सबसे बड़ी तो वही अनौपचारिक सेक्टर का दबदबा। आधा से ज्यादा कचरा वहीं जा रहा है जहां खतरनाक तरीकों से काम होता है, जैसे खुले में जलाना या तेजाब से धोना। हाँ। दूसरी चुनौती है ईपीआर का कमजोर कार्यान्वयन। कई कंपनियां अपने टारगेट पूरे नहीं कर रही, नकली सर्टिफिकेट की बातें भी सामने आती हैं और सजा उतनी सख्त नहीं है कि लोग डरें। और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सही रिसाइकलिंग प्लांट वगैरह? वो तीसरी चुनौती है। अधिकृत आधुनिक तकनीक वाले रिसाइकलर अभी भी कम है, और जो हैं उनमें रिसाइकलिंग का खर्चा ज्यादा आता है अनौपचारिक तरीकों के मुकाबले। तो लोग उधर क्यों जाएं? सही बात है। और हम आप जैसे आम लोग, क्या हमें पता है कि क्या करना है? यहीं पर चौथी चुनौती आती है उपभोक्ता जागरूकता की कमी। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि उनका पुराना फोन या लैपटॉप कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, हम तो उसे बाकी कूड़े के साथ ही फेंक देते हैं अक्सर। बिल्कुल, या फिर पता ही नहीं होता कि इसे कहाँ देना है, कंपनी वापस ले रही है या नहीं, कलेक्शन सेंटर कहाँ है, ये सब जानकारी आम नहीं है। और पांचवी चुनौती? वो है खुद ई कचरे की बनावट। इसमें सोना, चांदी, तांबा जैसी कीमती धातुएं होती हैं, ये सच है, लेकिन साथ में पारा, सीसा जैसे जहर भी होते हैं। और आजकल के गैजेट इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उन्हें सुरक्षित तरीके से अलग-अलग करना मुश्किल और महंगा काम है। तो फिर रास्ता क्या है? इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो समाधान कैसे होगा? कुछ उपाय तो सोचे गए होंगे। हाँ, उपाय हैं, लेकिन काम कई मोर्चों पे एक साथ करना होगा। पहला तो ये कि जो अनौपचारिक सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, उन्हें औपचारिक व्यवस्था में लाया जाए। मतलब कबाड़ी वालों को ट्रेनिंग दी जाए। हाँ, उन्हें ग्रीन कॉलर टेक्नीशियन बनाया जाए, सुरक्षा उपकरण दिए जाएं, काम करने की बेहतर जगह दी जाए और उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा जाए। ये तो अच्छा सुझाव है। और दूसरा, पारदर्शिता बढ़ाई जाए। ब्लॉकचेन जैसी तकनीक इस्तेमाल हो सकती है ई कचरे को ट्रैक करने के लिए कि वो कहाँ से आया और कहाँ गया। कंपनियों का ऑडिट हो, ईपीआर नियमों को और सख्त बनाया जाए। और टेक्नोलॉजी का रोल? वो तीसरा पॉइंट है। रिसाइकलिंग के बेहतर तरीके खोजने होंगे, जैसे एडवांस ट्रेडिंग, बायो लीचिंग मतलब बैक्टीरिया से धातु निकालना, या बिना जलाए रिकवरी करना। इस पर रिसर्च हो, छोटे छोटे रिसाइकलिंग हब बने, और अर्बन माइनिंग का कॉन्सेप्ट। अर्बन माइनिंग, ये क्या है? मतलब शहर के कचरे, ई कचरे को ही खान समझें, उसमें से कीमती धातुएं निकालें, उसे कचरा नहीं संसाधन माने। दिलचस्प। और हम उपभोक्ताओं की क्या जिम्मेदारी बनती है? वो चौथा और बहुत अहम पहलू है। हमें जागरूक होना होगा, खतरों को समझना होगा, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना होगा, कंपनियों को भी आसान बनाना होगा। सामान वापस लेना टेक बैक स्कीमें हो, कलेक्शन पॉइंट हो, रिवर्स वेंडिंग मशीनें हो। हाँ, ये सब सुलभ होना चाहिए। पांचवा है सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब ऐसी चीजें बने जो ज्यादा चलें, जिनकी मरम्मत हो सके। वो राइट टू रिपेयर वाला कानून इसी दिशा में है। और जो बेकार होने पर आसानी से खुल जाएं, रिसाइकल हो सके। सरकार भी खरीदारी में हरी भरी चीजों को प्राथमिकता दे। और छठा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जैसे बेसल कन्वेंशन है, जो खतरनाक कचरे को एक देश से दूसरे देश भेजने पर रोक लगाता है। भारत उसका सदस्य है, तो उसके नियमों का सख्ती से पालन हो। और आपने वो यूपीएससी वाले सवालों का जिक्र किया था, वो भी याद दिलाता है कि ये कितना गंभीर और लगातार बना रहने वाला मुद्दा है। जी हाँ, 2013 प्रीलिम्स, 2018 मेंस, ये दिखाता है कि इस पर ध्यान देना कितना जरूरी है। चलिए, अब ई कचरे के इस गंभीर मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। दुनिया के एक और हिस्से पर नजर डालते हैं जहां तनाव बहुत ज्यादा है, मध्य पूर्व। हाँ, गाजा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा में शांति के लिए एक 20 सूत्रीय योजना रखी है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या लगता है? देखिए, इसमें जो खास बात है वो ये कि ये सिर्फ युद्ध विराम की बात नहीं कर रही। ये गाजा में संघर्ष खत्म करने, वहां स्थिरता लाने, हमास को निरस्त्र करने और फिर पुनर्निर्माण का एक पूरा रोड मैप देने की कोशिश करती है। अच्छा, तो इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? कई हैं। पहला तो हमास का निरस्त्रीकरण। कहा गया है कि हमास सदस्यों को या तो माफी मिलेगी शांति से जीने के लिए, या फिर उन्हें जॉर्डन, मिस्र, कतर, ईरान जैसे देशों में सुरक्षित जाने दिया जाएगा। और ये साफ किया है कि गाजा के लोगों को कहीं और नहीं भेजा जाएगा। ये अहम है। और सुरक्षा का क्या होगा? उसके लिए एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल ISF बनाने की बात है। ये फोर्स वहां की फिलिस्तीनी पुलिस को ट्रेनिंग देगी और सुरक्षा संभालेगी। और इजरायली सेना IDF की वापसी होगी, लेकिन धीरे धीरे,
कुछ लक्ष्य पूरे होने पर वो सिर्फ एक सुरक्षा घेरा बनाए रखेंगे। और सरकार कौन चलाएगा? उसके लिए एक अस्थायी, तकनीकी और अराजनीतिक फिलिस्तीनी समिति का प्रस्ताव है और इसकी निगरानी एक अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड करेगा। दिलचस्प बात यह है कि कहा गया है कि इस बोर्ड के अध्यक्ष खुद ट्रंप होंगे। अच्छा, और मानवीय मदद, लोग वहां बहुत मुश्किल में हैं। हाँ, मानवीय सहायता तुरंत बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने पर जोर है। और एक बहुत जरूरी बात, बंधकों और कैदियों की अदला बदली। कहा है कि इजराइल के हाँ कहने के 72 घंटे में सारे बंधक छोड़े जाएंगे, बदले में फिलिस्तीनी कैदी रिहा होंगे। और क्या इसे क्षेत्रीय समर्थन है? दावा तो यही है कि कतर, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे कई मुस्लिम और अरब देशों ने इसका स्वागत किया है। ये एक तरह की क्षेत्रीय गारंटी देने की कोशिश है। इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा इतिहास और भूगोल भी देखना होगा। गाजा पट्टी है तो छोटी सी जगह। हाँ, भूमध्य सागर के किनारे सिर्फ 41 किलोमीटर लंबी, 10 किलोमीटर चौड़ी, गनी आबादी वाला इलाका। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ मिस्र। और इतिहास तो बहुत ही पेचीदा रहा है। 1917 की बाल्फोर घोषणा से लेकर 1948, 1967, 1973 के युद्ध, कैंप डेविड समझौता। बिल्कुल। और अभी हाल ही में यूएन ने वहां अकाल की स्थिति घोषित की है। मानवीय संकट बहुत गहरा है। ऐसे में भारत का रुख क्या रहा है इस मुद्दे पर? देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो भारत का रुख काफी सुसंगत रहा है। हमने हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन किया है। 1974 में पीएलओ को मान्यता दी, 1988 में फिलिस्तीन राज्य को। और हम हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते आए। हाँ, लगातार की बातचीत से यूएन प्रस्तावों के आधार पर 2 राष्ट्र बने, इजराइल और फिलिस्तीन। और भारत ने अपनी विदेश नीति में डी-हाइफिनेशन अपनाया है। मतलब हम इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से अपने रिश्ते स्वतंत्र रूप से देखते हैं, एक के नजरिए से दूसरे को नहीं। बिल्कुल। हमने यूएन में हमेशा फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय का समर्थन किया है, यूएनआरडब्ल्यूए में मदद दी है, विकास में भी सहयोग किया है, वो टेक्नो पार्क, स्कूल वगैरह। और ये क्षेत्र भारत के लिए जरूरी क्यों है? कई कारण हैं। हमारी ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, फिर वहाँ बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, तो उस लिहाज से भी क्षेत्रीय स्थिरता हमारे लिए अहम है। तो ये जो नई शांति योजना है, इसके रास्ते में क्या अड़चनें आ सकती हैं? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल, चुनौतियां तो है। सबसे बड़ा सवाल, क्या हमास इसे मानेगा? उसकी सहमति के बिना कैसे आगे बढ़ेंगे? ये तो है। दूसरा, इस योजना में ईरान को शामिल नहीं किया गया है, जो कि मंतके का एक अहम खिलाड़ी है। ये भी एक मुद्दा बन सकता है। और तीसरा, पाकिस्तान की भागीदारी का जिक्र है, उससे भी कुछ रणनीतिक सवाल उठ सकते हैं। तो भारत को बहुत संभल कर चलना होगा। हाँ, भारत को इस बदलते माहौल पर नजर रखनी होगी और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ही कोई कदम उठाना होगा। और यहाँ भी देखिए, यूपीएससी में सवाल पूछे गए हैं। भूमध्य सागर के देश, 2 स्टेट सॉल्यूशन, भारत इजराइल संबंध, ये सब दिखाता है कि ये क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। चलिए, अब इस जटिल भू राजनीति से हटकर कुछ और छोटे लेकिन अहम बिंदुओं पर आते हैं जो हमारे स्रोतों में हैं। पहले अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर, ROD-DTEP योजना, इसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ये है क्या असल में? ROD-DTEP यानी रिमिशन ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ये 2021 में आई थी। आसान भाषा में कहें तो जब कोई सामान भारत से एक्सपोर्ट होता है तो उसके बनने और भेजने में कई तरह के टैक्स और ड्यूटी लग जाते हैं, केंद्र के, राज्य के, स्थानीय स्तर के, जिनका रिफंड शायद किसी और स्कीम में नहीं मिलता। बिल्कुल। उन्हीं छिपे हुए टैक्स और शुल्कों को ये स्कीम एक्सपोर्टर को वापस कर देती है। हर प्रोडक्ट के लिए दर अलग-अलग है, करीब 0.3% से 3.9% तक। अच्छा, और ये सब ऑनलाइन होता है? हाँ, पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये WTO के नियमों के मुताबिक भी है। इसका असर देखिए, मार्च 2025 तक करीब 57,000 करोड़ रुपए इसके तहत एक्सपोर्टर्स को मिल चुके थे। तो ये निर्यात बढ़ाने में खासकर SEZ और EOU यूनिट्स के लिए काफी मददगार है। ठीक है, अब जरा रक्षा और सीमाओं की तरफ चलते हैं। सर क्रीक, भारत के रक्षा मंत्री के एक बयान का जिक्र है। ये सर क्रीक कहाँ है और विवाद क्या है यहाँ? सर क्रीक गुजरात में कच्छ के रण में है। ये 96 किलोमीटर लंबा एक ज्वारीय मुहाना है, मतलब जहां समुद्र का पानी अंदर आता जाता है। ये भारत के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है और अरब सागर में खुलता है। पहले इसे बाण गंगा कहते थे। हाँ, बाद में एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर सर क्रीक पड़ा।
विवाद है समुद्री सीमा कहां से गुजरेगी इसे लेकर। पाकिस्तान कहता है कि पूरा क्रीक उसका है। वो 1914 के एक प्रस्ताव का हवाला देते हैं। और भारत का क्या कहना है? भारत कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का थालवेग सिद्धांत लागू होना चाहिए। मतलब अगर पानी का रास्ता नेविगेबल है, नाव चल सकती है, तो सीमा बीच की धारा से मानी जाती है। भारत 1925 के नक्शे का हवाला देता है और कहता है कि हाई टाइड में ये नेविगेबल होता है। लेकिन पाकिस्तान कहता है ये नेविगेबल नहीं है। हाँ, और वो कहते हैं कि थालवेग सिद्धांत नदियों पर लगता है, मुहाने पर नहीं। तो ये व्याख्या का मतभेद है। सामरिक नजरिए से ये इलाका अहम है, निगरानी, घुसपैठ रोकने के लिए, आर्थिक रूप से भी, मछली पकड़ने के लिए। हाँ, एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने के मैदानों में से एक हैं ये। और यहाँ तेल गैस मिलने की भी संभावना जताई जाती है। और पर्यावरण के लिहाज से भी ये खास है। फ्लेमिंगो और बहुत से प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। काफी कुछ जुड़ा है इससे। अच्छा, अब एक वन्यजीव संरक्षण की कहानी, सफेद गैंडा, किसी डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड मिला है। जी हाँ, द रीसरेक्शन क्वेस्ट नाम की डॉक्यूमेंट्री है। इसे गोल्ड डॉल्फिन अवार्ड मिला है। ये उत्तरी सफेद गैंडे को बचाने की जो वैज्ञानिक कोशिशें हो रही हैं, क्लोनिंग, जीन एडिटिंग, उस पर बनी है। उत्तरी सफेद गैंडा, ये वही है जो लगभग खत्म हो चुका है। हाँ, फंक्शनली एक्सटिंक्ट कहते हैं। केन्या में बस 2 मादा बची हैं, कोई नर नहीं है। सफेद गैंडा वैसे हाथी के बाद जमीन का दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। और इसकी दूसरी किस्म? वो दक्षिणी सफेद गैंडा है। उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर है, IUCN में नियर थ्रेटेंड है। ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका, नमीबिया, जिम्बाब्वे और केन्या में मिलते हैं। सबसे बड़ा खतरा इनके सींगों का अवैध शिकार ही है। दुख की बात है। हाँ, ये झुंड में रहते हैं, ज्यादातर मादाएं और बच्चे। चलिए, और अब आखिर में एक शिक्षा से जुड़ी पहल, मॉडल यूथ ग्राम सभा, MYGS। ये क्या वैसे ही है जैसे स्कूलों में मॉडल UN होता है? बिल्कुल, आपने सही समझा। ये पंचायती राज मंत्रालय की पहल है, शिक्षा और जनजातीय मंत्रालयों के साथ मिलकर। मकसद है स्कूल के बच्चों को क्लास 9 से 12 तक के ये सिखाना कि पंचायत कैसे काम करती है, गांव का शासन कैसे चलता है, उन्हें इसका प्रैक्टिकल अनुभव देना। कैसे, मतलब बच्चे क्या करते हैं इसमें? इसे धीरे धीरे लागू कर रहे हैं, पहले JNVs और EMRS स्कूलों में। इसमें बच्चे खुद सरपंच, वार्ड मेंबर, ग्राम सचिव, आंगनवाड़ी वर्कर बनते हैं। अच्छा, रोल प्ले करते हैं। हाँ, फिर वो गांव के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, नकली ग्राम सभा करते हैं, यहाँ तक कि गांव का बजट और प्लान भी बनाते हैं। स्कूलों को इसके लिए कुछ पैसा भी मिलता है, करीब 20,000 रुपए। टीचर्स की ट्रेनिंग होती है और फिर ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय लेवल पर कंपटीशन भी होंगे। ये तो काफी अच्छी पहल लगती है, लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर समझाने के लिए। जी बिल्कुल। तो आज हमने काफी कुछ देख लिया, कचरे के पहाड़ से लेकर गाजा की शांति योजना तक, फिर ROTEP, सर क्रीक, सफेद गैंडा और ये मॉडल ग्राम सभा। कितनी अलग अलग तरह की जानकारी एक जगह आई। हाँ, और इन अलग अलग दिखने वाले मुद्दों को भले ही हमने संक्षेप में छुआ, समझना जरूरी है। आज के दौर में इतनी सारी सूचनाएं हैं, तो ये जरूरी है कि हम आलोचनात्मक तरीके से सोचें और इनके बीच कोई जुड़ाव है या नहीं ये भी देखें। सही कहा। और यहीं से एक सवाल उठता है। हाँ? एक सवाल जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। आज की बातचीत के आधार पर सोचिए, हमने देखा कि कचरे जैसे ठोस कचरे को संभालना कितना मुश्किल है और गाजा जैसे उलझे हुए भू राजनीतिक मसलों को सुलझाना भी उतना ही मुश्किल। तो क्या पारदर्शिता जैसे कचरे के लिए ब्लॉकचेन और एक संरचित संवाद जैसे शासन के लिए MYGS या शांति के लिए योजना, क्या ये सिद्धांत इन अलग अलग दिखने वाली वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं? मतलब क्या इन सिद्धांतों को और बड़े पैमाने पे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, खास तौर पे उन समस्याओं के लिए जहां लोकल एक्शन भी चाहिए और ग्लोबल सहयोग भी? हाँ, कुछ ऐसा है। राइट। सोचने वाली बात है। जरूर है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जी, अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों के साथ और उनकी गहराइयों में उतरेंगे। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।